नमस्कार फ्रेंड्स, मैं महक सबली आप सभी का एक बार फिर से आप ही के इस लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बनाया गया है, जिसके द्वारा पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल में हम आपको यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, टीटेट, केवीएस, एनवीएस, एमएड, बीएड और इससे संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। ये चैनल भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर कीजिए और भी लोगों में इसको बताइए इसके बारे में, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और फ्रेंड्स, हमारे डेली की अपडेट्स पाने के लिए इसका बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे हम इस टाइम कर रहे हैं यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट हिंदी पेपर 2 की तैयारी, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम जो हैं वो हिंदी साहित्य कर रहे हैं और आदिकाल के ऊपर पहुँचे हुए हैं। तो जो आदिकाल है उसका हमने देखा कि हाँ, उसका नामकरण किसने क्या क्या दिया है, ठीक है। तो अब हमने क्या देखनी है, आदिकाल का साहित्य भी देखा हमने। अब हम आदिकाल का रासो साहित्य करेंगे और साथ ही में आदिकाल की विशेषताएं भी करेंगे आज, ठीक है। तो रासो साहित्य की बात करें तो रासो साहित्य क्या है, ठीक है। रासो काव्य हिंदी के आदिकाल में रचित ग्रंथ है। जो रासो काव्य है वो हिंदी के आदिकाल में रचित ग्रंथ है। इसमें अधिकतर वीर गाथाएं ही हैं। पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध हिंदी रासो काव्य है। पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध हिंदी रासो काव्य है। रास साहित्य जैन परंपरा से संबंधित है। तो रासों का संबंध अधिकांशतः वीर काव्य से है, ठीक है। जो रास साहित्य है वो जैन परंपरा से संबंधित है और जो रासों का संबंध है वो अधिकांशतः वीर काव्य से है, जो डिंगल भाषा में लिखा गया है। रासो काव्य जो डिंगल भाषा में लिखा गया है और ये आदिकाल में रचित ग्रंथ है। और पृथ्वीराज रासो जो है वो प्रसिद्ध हिंदी रासो काव्य है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करें तो रास और रासो शब्द की व्युत्पत्ति संबंधी विद्वानों में मतभेद है। रास और रासो शब्द की व्युत्पत्ति संबंधी विद्वानों में मतभेद है। कुछ मत निम्नलिखित हैं। रास नंद दुलारे वाजपेयी और रासक किसने कहा है, चंद्रबली पांडे, डॉक्टर दशरथ शर्मा, पंडित विश्वनाथ मिश्र, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी। और रसिक किसने कहा है, नरोत्तम स्वामी ने। राजसू किसने कहा है, गारसादा तांसी ने। राजयश डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री ने। रसायन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रहस्य कविराज श्यामल दास डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम बात करेंगे रासो साहित्य की कुछ विशेषताएं, ठीक है। इन रचनाओं में कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं के शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, ठीक है। जो रासो काव्य हैं उन रचनाओं में कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं के शौर्य एवं ऐश्वर्य का बड़ा बढ़ चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। ये साहित्य मुख्यतः राव, भाट, चारण कवियों द्वारा रचा गया है। इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों द्वारा अपनी कल्पना का समावेश भी किया गया है। अधिकांश रचनाएं संदिग्ध एवं अर्धप्रमाणिक मानी जाती हैं। इन रचनाओं में युद्ध प्रेम का वर्णन अधिक किया गया है। इन रचनाओं में वीर रस व श्रृंगार रस की प्रधानता है। इन रचनाओं में डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। इनमें विविध प्रकार की भाषाओं एवं उनके अनेक प्रकार के छंदों का भी प्रयोग हुआ है। इन रचनाओं में चारण कवियों की संकुचित मानसिकता का प्रयोग देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये वीरगाथा काव्य की भी विशेषताओं के अंतर्गत शामिल है। आदिकाल की विशेषताएं जब हम करेंगे तो हम इन्हीं को विस्तार से भी पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रमुख रासो ग्रंथ कौन कौन से हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदायी, बिसलदेव रासो नरपत नाला ने लिखा है। परमाल रासो जगनीक का, हमीर रासो शांधर का और खुमान रासो दलपत विजय का, विजयपाल रासो नरसिंह भाट का, बुद्धि रासो जलहन का, ठीक है। और मुंज रासो अज्ञात है, ठीक है। कलयुग रासो रसिक गोविंद, कायम खान रासो न्यामत खान जान कवि, ठीक है। राम रासो किसने लिखा है, समय सुंदर ने। राणा रासो दयाराम ने, दयाल कवि।
रतन रासो कुंभकर्ण ने, और कुमारपाल रासो देवप्रभ ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो भी हैं हमारे, ये क्या हैं, रासो ग्रंथ हैं। ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इनमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो यूजीसी में से रिलेटेड आ ही जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम करेंगे आदिकाल वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषताएं, प्रवृत्तियां, विशेषता। ठीक है, आदिकाल वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषताएं, प्रवृत्तियां, विशेषता। ठीक है, अब आदिकाल वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषताएं, प्रवृत्तियां, विशेषता। ठीक है, वीरगाथा काल का साहित्य राजनीतिक दृष्टि से पतनोन्मुख, सामाजिक दृष्टि से दीनहीन तथा धार्मिक दृष्टि से असंतुलित है। क्या कहा है उन्होंने कि वीरगाथा काल का जो साहित्य है, अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो वो पतन की ओर जाता हुआ, सामाजिक दृष्टि से देखें तो दीनहीन, धार्मिक दृष्टि से देखें तो असंतुलित है। इस काल के साहित्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा, सबसे पहली तो विशेषता इसकी ये है कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ठीक है, इस काल के कवियों ने अपने अपने आश्रयदाताओं की बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा की है। अपने आश्रयदाताओं को ऊंचा दिखाने के लिए विरोधियों को नीचा दिखाना इनका परम धर्म था। इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं को पराजित, कायर आदि नहीं दिखाया। स्वर्ण मुद्रा के लोभ में इन कवियों ने इन राजाओं का झूठा यशगान किया है। परिणामतः इस काल का साहित्य स्तुतिगान हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड है ऐतिहासिकता का अभाव। पहला था कि अपने आश्रयदाताओं की बढ़ चढ़ाकर उन्होंने प्रशंसा की है, और यहाँ पे ऐतिहासिकता का अभाव है। इन रचनाओं में ऐतिहासिक प्रसिद्ध चरित्र नायकों को लिया गया है, किंतु उनका वर्णन ऐतिहासिक नहीं है। इसके कार्यकलाप की तिथियाँ इतिहास में मेल नहीं खाती। इनमें इतिहास की अपेक्षा कल्पना की प्रधानता है। इसमें कवियों ने कल्पना और अतिरंजना का सम्मिश्रण किया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अप्रामाणिक रचनाएं। इस काल की रचनाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध है। भाषा शैली और विषय वस्तु की दृष्टि से कई रचनाओं में व्यापक परिवर्तन मिलता है। लगता है इन पुस्तकों में शताब्दिक तक परिवर्तन होने के कारण इनका वर्तमान स्वरूप संदिग्ध बन गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ, युद्धों का सजीव वर्णन। इन ग्रंथों का प्रमुख विषय युद्धों और वीरता का वर्णन है। जो इन ग्रंथों का प्रमुख विषय है वो क्या है, युद्धों और वीरता का वर्णन है। ये युद्ध वर्णन अत्यंत सजीव है, क्योंकि वे कवि राजाओं के साथ युद्ध भूमि में एक सैनिक की तरह भाग लेने वाले होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, कि युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है इसमें। नेक्स्ट है संकुचित राष्ट्रीयता। इस काल की रचनाओं में राष्ट्रीयता का पूर्ण अभाव है। इस काल के कवियों के आश्रयदाता की उनके एकमात्र राष्ट्र थे। ठीक है, संकुचित राष्ट्रीयता, इस काल की जो रचनाओं में राष्ट्रीयता का पूर्ण अभाव मिलता है। इस काल के कवियों के आश्रयदाता ही जो थे उनके एकमात्र राष्ट्र थे। राजाओं ने भी अपने 150 ग्रामों को राष्ट्र समझ रखा था। ठीक है, ये देश का दुर्भाग्य था। राजाओं का आपसी संघर्ष ही राष्ट्रीयता के अभाव का प्रतीक बना। नेक्स्ट है वीर तथा श्रृंगार रस। 6 वन इज वीर तथा श्रृंगार रस। इन वीर गाथाओं में वीर तथा श्रृंगार रस का अच्छा समन्वय दिखाई पड़ता है। उस समय बाल से लेकर वृद्ध तक में युद्ध का उत्साह था, उस समय प्रचलित था। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोला उन्होंने कि इन जो वीर तथा श्रृंगार रस की उस समय में क्या होता था कि बच्चे से लेकर जो वृद्ध तक जो थे उनमें युद्ध का उत्साह था। युद्धों का कारण प्राय सुंदरियां होती थी, अतः उनका नख सिख वर्णन करके राजाओं के मन में प्रेम जगाया जाता था। जो युद्ध का कारण था वो स्त्रियों को बनाया जाता था, सुंदरियों को बनाया जाता था, और उनका नक्शिक वर्णन करके राजाओं के मन में प्रेम जगाया जाता था। इस समय का श्रृंगार वासना से ऊपर नहीं उठ पाया था, सिर्फ वासना मात्र तक ही रह गया था श्रृंगार रस। नेक्स्ट है हमारा 9th, जनजीवन के चित्रण का अभाव। अब है जनजीवन के चित्रण का अभाव। इन चारण कवियों ने अपने ही झूठी प्रशंसा में जनजीवन को भुला दिया। क्या किया? अपनी ही झूठी प्रशंसा में जनजीवन को भुला दिया। नेक्स्ट,
एट्थ, काव्य के दो रूप। इस काल में मुक्तक तथा प्रबंध दोनों प्रकार की रचनाएं हैं। जैन साहित्य में चरित्र साहित्य, पुराण साहित्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रोमांटिक काव्य अधिक मिलते हैं। लोक साहित्य गीति शैली में लिखे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब है हमारा विविध छंदों के प्रयोग। छंदों के विविधता के लिए ये काल सर्वोपरि है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग छंद मिलते हैं। दोहा, रोला, तोटक, तोमर, गाथा, आर्या इस काल के प्रसिद्ध छंद हैं। ये छंद प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन से युक्त हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे छंदों का प्रयोग किया गया है इस काल में। नेक्स्ट है हमारा 10th, डिंगल भाषा का प्रयोग। इस काल की मुख्य जो डिंगल भाषा है, ये भाषा राजस्थान की उस समय की साहित्यिक भाषा थी। कुछ लोग इस भाषा को अपभ्रंश भाषा कहते हैं। जैन साहित्य पश्चिमी अपभ्रंश और सिद्ध साहित्य पूर्वी अपभ्रंश में लिखा गया है। वीर काव्य डिंगल पिंगल में लिखे गए हैं। लौकिक काव्य पिंगल और खड़ी बोली की और उन्मुख है। ठीक है, क्या है कि इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग है। हमने पढ़ा कि रासो काव्य भी जो है वो डिंगल भाषा में ही लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो है ये भाषा राजस्थान की उस समय की साहित्यिक भाषा थी। कुछ लोग जो थे इस भाषा को अपभ्रंश कहते हैं। जैन साहित्य पश्चिमी अपभ्रंश और सिद्ध साहित्य पूर्वी अपभ्रंश में लिखा गया है। वीर काव्य डिंगल पिंगल में लिखे गए हैं। लौकिक काव्य पिंगल और खड़ी बोली की ओर उन्मुख हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट 11th है हमारे पास अंतर्विरोधी। अंतर्विरोध क्या हो गया कि आदिकाल अंतर्विरोध, मतभेद और विभिन्नताओं का काल है। इसमें पूर्व और पश्चिम का भेद है। पश्चिम का साहित्य रूढ़िगत है। इसमें राजाओं की झूठी प्रशंसा है। सही बात है, हमने अभी पढ़ा कि इसमें आश्रयदाताओं की खुलकर प्रशंसा की जाती है। श्रृंगारिकता रचनाओं में बोली गई है और मिथ्या नैतिकता का प्रचार किया गया है। पूर्व का साहित्य इसके विपरीत है। इसमें रूढ़ियों का विरोध है, ब्राह्मणवाद और जातिवाद पर प्रहार है। इस काल के एक ही कवि के एक ही काव्य में अंतर्विरोध खोजा जा सकता है। विद्यापति शैव भी हैं और वैष्णव भी। वह भक्त भी साथ की श्रृंगार कभी भी रचनाएं लिखते थे। ठीक है, वह भक्ति के साथ साथ श्रृंगार की भी कविताएं रचनाएं जो हैं वो करते थे। कौन करते थे? विद्यापति। नेक्स्ट हमारा 12th है रासो ग्रंथ। नेक्स्ट क्या है हमारा? रासो शैली की प्रधानता। ये तो हमने पढ़ ही लिया कि आदिकाल में जितने भी काव्य मिलते हैं उनमें अधिकांश की शैली रासक शैली है। रासक गय रूपक को कहते हैं। इन्हें ताल लय के अनुसार नाच नाच कर गाया जाता है। इन्हें प्रश्नोत्तर या दो व्यक्तियों के वार्तालाप में लिखा जाता है। संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका आदि इसी शैली का प्रयोग है। इस काल के रचना ग्रंथों में रसो शब्द जुड़ा हुआ है। लास्ट है प्राकृतिक चित्रण। इस काल में आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में प्राकृतिक चित्रण मिलता है। नदियों, पर्वतों, नगरों, प्रभात, संध्या आदि के इन रचनाओं में सुंदर चित्र मिलते हैं। इन चित्रों में स्वाभाविकता का प्राय हर जगह अभाव ही देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने की आदिकाल की विशेषताएं। ठीक है, इनमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इसलिए फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।